हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 15 और पेज नंबर 45। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रश्वसन का। तो पत्ती जो होता है उसकी सतह पर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, जिसकी सहायता से रंध्र या फिर इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है, जिसकी सहायता से पत्ती जो है वो क्या बोलते हैं, श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, रंध्र के सहायता से। और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। उसके बाद इधर से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और इसी से वो वाष्प उत्सर्जन का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जल फिर नीचे से ऊपर की ओर आती है। सेकेंड नंबर है, और उसके कारण पेड़ भी ठंडा रहता है। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। किसके लिए? नमक कानून भंग करने के लिए। दांडी मार्च कब से कब हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे। कितने लोगों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ वो गए थे, जो कि टोटल कितना 241 मील का रास्ता था। कितना? 241 मील। और ये जो है साबरमती अपने आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन से आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस सुब्बा लक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया। किसके समक्ष? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। 1945 में इसका गठन हुआ था। तो एम एस सुब्बा लक्ष्मी कौन थी? वो भारतीय कर्नाटिका गायिका थी और वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार है। कौन है? पहली महिला संगीतकार जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था। और ये यूएनओ में कब गान किया था इन्होंने? 1966 में। कब? 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। और जातक कथाएं क्या होती है? जिसमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से, यहाँ पे देखिएगा, गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित मानव और पशु दोनों रूप के बारे में वर्णन किया हुआ है जातक कथाओं में। तो एक इसका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इसके बारे में अजंता की गुफा में भी दिया हुआ है जातक कथाओं के बारे में। अजंता चित्रण गुप्त काल का है। देखिए, अजंता आ गया। अजंता चित्रण कब की है? गुप्त काल का है। तो थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। गुप्त वंश जो है तीसरी ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी तक भारतीय इतिहास का, मतलब इसने राज किया था। कब से? तीसरी ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी तक इसका शासन रहा था। तीसरी ईस्वी के अंत से। ठीक है, तीसरी ईस्वी नहीं, तीसरी ईस्वी के अंत से। और ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता था। गुप्त वंश जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, क्योंकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे? गुप्त वंश के शासनकाल में। और अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकला। और ये 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। कौन? यूनेस्को को 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसमें कुल कितने गुफा हैं? 29 गुफा, जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसको और ऊपर किया जाए। नेक्स्ट है, कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद। हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है हर 12 साल बाद, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे। तो ये 12 वर्षों के बाद क्या लगता है? कुंभ मेला। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व हो जाता है कुंभ मेला। और महाकुंभ लगता है 144 वर्ष में एक बार। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। हर 144 वर्ष में एक बार। इस बार भी लगा था कब? 2025 में। 13 जनवरी 2025, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था ये क्या, महाकुंभ। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। मतलब इसमें 99.9% गोल्ड होता है। और जो जेवर बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट। 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना होगा? 75%। 75% क्या होगा? शुद्ध सोना होगा और बाकी 25% दूसरे तत्व होते हैं। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। क्या है? नामचा बरवा पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत। और वहीं से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी वहां से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, जिसे सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो नदी।
नेक्स्ट है राजरोहन का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। तो टोटल कितने वेद हो जाते हैं? 4 वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हम्म, बस। तो ऋग्वेद क्या हो जाता है? सबसे प्राचीन वेद हो जाता है, जिसमें देवताओं के स्तुति के मंत्र दिए हुए हैं, मतलब मंत्र उच्चारण के ये दिए हुए हैं। फिर होता है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों और कर्म कांडों के बारे में दिया हुआ है। फिर होता है सामवेद, जिसमें ज्ञान से संबंधित है। और फिर होता है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना और औषधि से संबंधित है। तो ऋग्वेद जो है सो सबसे प्राचीन वेद हो गया, और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद। तो टोटल कितने वेद हो गए? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो राजरोहन का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। फिर देखेंगे पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसेल्स रिटन ने देखा था। किसने देखा था यूवी किरणों को? जोहान विसेल्स रिटन ने। जोहान विलियम रिटर बोला जाता है जिन्हें। तो वो कब इसकी खोज की थी इन्होंने? 1801 में। तो पराबैंगनी किरणें क्या हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल, पतन नगर। तो लोथल कहाँ है? लोथल पतन नगर क्या हो गया आपका? जहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे सामान आता है, क्या, बंदरगाह, सॉरी बंदरगाह, ठीक है, लोथल। तो वो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। क्या? लोथल। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1337 में। तो और उस समय कौन था? संगम वंश ने इसकी स्थापना की थी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के, जो कि विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। पहला कौन था? संगम, फिर सुलु, फिर तुलु, फिर अरायवीडु वंश। 4 वंश ने इस पर शासन किया था। तो ये तुलु वंश कौन सा था? तीसरा राजवंश था, जो कि 1505 से 1570 तक शासन किया था, तुलु वंश। और कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 से 1529 तक इस पे राज किए थे, जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। और अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में था। किसके दरबार में? ये कृष्णदेव राय के दरबार में, जिसमें कि तेनालीरामा भी थे। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1952 से, जब बीजू पटनायक ने इसके लिए दान दिया था, तब से इसकी शुरुआत हुई है। अब देखेंगे मैक संख्या। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। किससे? वायुयान की गति से। तो मैक संख्या क्या होता है? किसी वस्तु की गति, उसको डिवाइड करते हैं ध्वनि की गति से, वो होता है मैक संख्या। उसके कंपैरिजन में उसकी गति क्या है? मैक संख्या इसीलिए होता है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो गई? दुशांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक संख्या तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा हो गया इसका? 36 से 51। इसमें 36 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या है? भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे अक्षांश कितना है? 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक फिर आता है 27.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ओके। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठन क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट का क्या हो गया? पोर्टलैंड सीमेंट जो हम लोग के घर में नॉर्मली जो सीमेंट यूज होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। तो इसके घटक कौन कौन से हैं? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। थोड़ा सा देखेंगे आपका ये के बारे में, क्या बोलते हैं, मिश्र धातुओं के बारे में। यहाँ से थोड़ा संबंधित हो जा रहा है, इसीलिए मैं बता, अच्छा यहाँ से नहीं, आगे बताऊंगा। चलिए ठीक है, अभी बता देते हैं, तो इसको मिटाया जाए। हाँ, मिश्र धातु कौन कौन सा है? एक होता है पीतल,
पीतल किसका हो गया? तांबा और जस्ता का, तांबा प्लस जस्ता। उसके बाद कौन सा होता है? कांस्य हो जाता है, कांस्य। वो होता है तांबा और टीन का। और कौन सा हो जाता है? स्टेनलेस स्टील। वो किसका होता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम का। ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? सोल्डर। सोल्डर क्या? टांका, जो हम लोग का वेल्डिंग में मतलब छोटे छोटे तारों को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है। तो वो किसका? टीन और सीसा का मिश्र धातु है। और कुछ में, और बेल धातु भी इसी का बना होता है, गन मेटल। इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। किसके रोग के कारण? स्कर्वी रोग के निवारण के कारण। उसमें क्या होता है? बदन दर्द, मसूड़ों से खून आना, ये सब। तो उसमें क्या काम आता है? स्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। तो थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। मात्र 24 साल की, 24 भी नहीं पूरा हुआ था, 23 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ भगत सिंह का क्या हो गया जन्म? 28 सितंबर 1907। और 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे। कब? 1924 में। उसके बाद 1928 में जो एचआरए जो है वो एचएसआरए में तब्दील हो गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में ये तब्दील हो गया था 1928 में। और उन्होंने 1926 में, किसने? भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। किसकी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो इन्होंने 1928 में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस भी कहलाता है, तो उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। और 1929 में इन्होंने क्या किया था? बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन पे कार्रवाई की गई थी। उसके साथ साथ इस कांड के लिए भी, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भी कार्रवाई की गई थी और इन्हें फांसी की सजा दिया गया था, जिसमें क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको लाहौर में फांसी दिया गया था। और इनकी एक पुस्तक भी था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी का सैयद अहमद खान ने लिखा था। किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसकी अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। और जल्दीबाजी में, मतलब कुछ कारणों से, ये 20 सेकेंड में गाया जा सकता है संक्षिप्त रूप में। क्या? और इसे कब? 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान द्वारा अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ है उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। और उत्तराखंड में क्या है? टिहरी डैम, भागीरथी नदी पर बनाया गया भारत का सबसे ऊंचा डैम। और सबसे लंबा कौन सा हो गया? महानदी पे बनाया हुआ, आप लोग खुद बताइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है अनुच्छेद 85? लोकसभा का भंग करने का, मतलब 17 होत और 17 अवसान की ताकत देता है। किसको? राष्ट्रपति को। वो सत्र बुला सकता है, सत्र को रद्द कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना है। क्वथनांक क्या होता है? इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक सेकेंड, नीचे कहाँ जा रहा है? तो क्वथनांक क्या होता है? जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए इसमें पानी है, तो 100 डिग्री के आसपास जब इसको खौलाएंगे तो उसके बाद ये क्या है? ये भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अगर खाना बनने देते हैं तो ये 100 डिग्री पे ही पकना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है कि ये 100, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 120। क्वथनांक कितना हो जाता है? 120। तो जब ये 120 डिग्री पे चला जाएगा उसके बाद ये भाप बनना शुरू होता है।
तो अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दबाव के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे दबाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके कारण ये 120 डिग्री पे खोलने लगता है। इसीलिए क्या होता है कि खाना जो है कि प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे दबाव ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 1961 में ये बनाया गया था, स्थापित किया गया था, लेकिन शुरुआत कब किया गया था? 1965 से दिया जाना शुरू किया गया था। और प्रथम किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। किसे मिला था? जी शंकर कुरूप। और महिला में किसे मिला था? आशापूर्णा देवी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किधर है भाई? हाँ, भारत में काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक स्थित है। रेगूर मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी को ही बोला जाता है। कहाँ तक है? मध्य भारत, मतलब कहाँ? कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जगह में क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? कपास ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी होता है, इसीलिए काली कपास मिट्टी भी से बोला जाता है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। क्या है? आम की एक किस्म है अल्फांसो। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का हब है। नेक्स्ट है, हम्पी के खंडर कर्नाटक में है। कहाँ है हम्पी खंडर? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को जो है दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों की संयुक्त सेना ने हरा दिया था, और हम्पी को जो है वो उसने तहस नहस कर दिया था, इसीलिए वो खंडहर बन गया। ये बहुत खूबसूरत शहर था। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे 1858 में दिल्ली सल्तनत से हटाकर रंगून या रंगून, जो कि अभी यंगून कहलाता है, वहां निर्वासित कर दिया था, जहां 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी है। कौन सा है? राग भैरवी। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। किसने संभाला था? राजा राम। संभाजी कौन थे? वो थे शिवाजी के पुत्र, छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, जिनके ऊपर एक मूवी बनी है। कौन सा? छावा। तो इन्होंने कब से कब तक राज किया था? 1681 से 1689, जिनकी मृत्यु औरंगजेब के हाथों हुई थी। उसके बाद सम्राट कौन बना था? राजा राम, जो कि इनका सौतेला भाई था। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद ग्लूकोज जो है वो टूटता है, और उस समय ऑक्सीजन की कमी होने पे क्या होता है कि अवायवीय तरीके से ग्लूकोज टूटता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर है। एंडोस्कोपी क्या होता है? जो गले से पाइप डाल के अंदर की चीज़ों को देखा जाता है, अन्वेषण किया जाता है ना, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण क्रांतिक कोण आपतित किरण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाती है, तो वो सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। सघन सघन से कोई किरण विरल में जा रही है, लेकिन ये लौट जाती है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मिराज, मतलब गर्मी के दिनों में पानी दिखना, ऑप्टिकल फाइबर, हीरे का चमकना, ये सब किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क, उसने बहुत सारे नहरें बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। थोड़ा सा तुगलक वंश के बारे में देखेंगे, एक बार और देख चुके थे पहले। 1320 से 1414, नॉट 13, ठीक है। तो तुगलक वंश ने कब से कब तक राज किया था? 1320 से 1414। और पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1325 तक राज किया था। ये संस्थापक था तुगलक वंश का।
उसके बाद आ गया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक राज किया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये रहा फिरोज शाह तुगलक। इसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। और तैमूर का जब आक्रमण हुआ था उस समय तुगलक वंश का ही राज था। और उस समय राजा कौन था? नसीर उद्दीन महमूद शाह, तुगलक वंश का ये शासक था जब तैमूर ने आक्रमण किया था। और यही तैमूर का आक्रमण माना जाता है कि उसके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया था। और ये कब तैमूर ने हमला किया था? 1398 ईस्वी में। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। उसके बगल में उन्होंने सराय भी बनवाया था। चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहा जाता है उसे बनवाया था। 1539 और 1540 का युद्ध लड़ा था हुमायूं के साथ। उसके बाद 1540 से 45 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था और इन्होंने सूरी वंश का स्थापना किया था। और 1545 में इनकी मौत हो गई थी। कब हुई थी? 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी करते समय बारूद के ढेर में आग लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो क्या बोलते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, वो पहले इन्हीं के दरबार में था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटका पर बना है। कहाँ बना हुआ है अलमाटी बांध? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अलमाटी बांध का एक और नाम है, क्या है? लाल बहादुर शास्त्री बांध। ठीक है। और कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये कहाँ से निकलता है? पश्चिमी घाटी के महाबलेश्वर से निकलता है। कौन सा नदी? कृष्णा नदी। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसी पे एक और बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। याद करने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा। अर्जुन कृष्ण से संबंधित थे, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। कौन सा कहलाता है? क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ये कितने किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है? तो ये 13 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक एवरेज है? ये 13 किलोमीटर। 8 किलोमीटर विषुवत पे और 18 किलोमीटर ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहाँ चला गया? हाँ, तो मंडल, ये पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में देखेंगे तो इसमें 5 मंडल हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है हिंदी? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक सेकेंड, कैसा गया? यस, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा कब से बनी थी? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। ये बनी थी 14 सितंबर 1949 से ये राजभाषा अपनाई गई थी। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? 343 का 1, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी राजभाषा होगी और वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। नेक्स्ट, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। कुछ तेल रिफाइनरी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई, असम में हो गया। सबसे बड़ा अभी कौन सा हो गया? जामनगर में, जो कि रिलायंस का है, वह भी सबसे बड़ा है। देखते हैं, वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मधुबाला को। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उन्हें वीनस की मूर्ति कहा जाता था। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर बना हुआ है। किस नदी पे है? पेरियार नदी पे, केरल में। ओआईसी का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसका हिंदी में क्या होगा? इस्लामिक सहयोग संगठन। ये 1969 में बनाई गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेद्दा, सऊदी अरब में है। और इसमें कुल कितने देश हैं? 57 देश हैं। यूएन के बाद ये सबसे बड़ी संस्था है, संगठन है। माइकल फरेरा का संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। किससे है? बिलियर्ड से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। थोड़ा सा लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे। ये अच्छा बंदा था। ठीक है। तो ये कब से कब तक? 1880 से 1884 तक वायसराय था भारत का। इसने जिला और स्थानीय बोर्डों की स्थापना की थी। जो स्थानीय स्वशासन बोलते हैं वो क्या था? जिला और स्थानीय बोर्डों की स्थापना, जिससे कि जनता इसमें भाग ले सके, मतलब इन चीज़ों में भाग ले सके।
उसके बाद क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने रद्द किया था। कब? 1882 में इन्होंने रद्द कर दिया गया था। उसके बाद हो गया इल्बर्ट बिल, इन्होंने लाया था कब? 1883 ईस्वी के बारे में, 1883 ईस्वी के बारे में। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे? खाद्य तेल से है। किससे है? खाद्य तेल, तिलहन से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल कौन सी है? रुई, कपास है। नकदी फसल क्या होता है? वो फसलें जो किसान उगाते हैं बेचने के लिए, जैसे कपास, गन्ना, दाल हो गया, आपका चाय हो गया, ये सब नकदी फसलें हैं। बाढ़ सुपर पावर परियोजना कहाँ है? बिहार राज्य में, जो कि किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा था। नेक्स्ट है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश का निर्माता कौन है? अशोक है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कुछ और स्तूप देखेंगे, जैसे केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में सबसे बड़ा स्तूप हो गया। फिर भरहुत देखेंगे, भरहुत कहाँ हो गया? एमपी में हो गया। धमेक हो गया, वो उत्तर प्रदेश में हो गया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में है। कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक तेल शोधक कारखाना वो है कोच्चि में है। कौन सा है? कोच्चि रिफाइनरी, जो कि बीपीसीएल द्वारा संचालित है। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। ये अंग्रेजों की एक तरह से पहली जंग थी, जिससे उसने भारत में राज करने का पर्पस शुरू किया। और ये किसके खिलाफ था? क्लाइव ने किसके खिलाफ जीता था? सिराजुद्दौला के खिलाफ, जो कि बंगाल में हुआ था, प्लासी में। राधाकांत देवी सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? सती प्रथा के उन्मूलन के। थोड़ा सा राधाकांत देव के बारे में देखेंगे। ये 1830 में धर्म सभा की स्थापना इन्होंने की थी, और ये रूढ़िवादी हिंदुओं का एक संगठन और सामाजिक सुधारों का विरोधी था। क्या था? रूढ़िवादी हिंदू का संगठन था, और ये सामाजिक सुधार का विरोध करते थे, लेकिन महिला शिक्षा के समर्थक भी थे। किसके? और महिला में सुधार भी चाहते थे, महिला की स्थितियों में सुधार। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली शुरू की थी। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली। इसमें क्या होता था? जमीन को नापकर उसके हिसाब से कर लिया जाता था। ये था जब्ती प्रणाली, जिसे टोडरमल ने शुरू करवाया था। एक दसहल प्रणाली भी था, जिसमें 10 साल उस पे मतलब उस खेत पे उगाए गए उपज के हिसाब से कर लिया जाता था। हेनसांग एक चीनी यात्री था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। क्या था? हेनसांग एक चीनी यात्री था। ये किसके राज में आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, जिसके राज कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने लिखी थी कादम्बरी और हर्षचरित। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम कौन सा है? दोदा बेटा है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये कौन से राज्य में हो जाता है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत के रचयिता। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक से। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।